कल वाला पेज निकाल लें जो पढ़े थे हम, पेज नंबर 45। जैसे इंडिविजुअल्स ज़कात देते हैं, वैसे ही कंपनीज अपनी वर्कर्स की वेलफेयर के लिए कुछ पैसे अलग करके रखती हैं। अगर कंपनीज अपनी वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, किसी के पास नोट्स ना हो तो हाथ खड़े कर दें, एक स्टूडेंट के लिए नोट्स ला दें। अगर कम दो, हाइब्रिड में किसी को नोट्स चाहिए हो हाथ खड़ा कर दें। नहीं हाथ खड़े किए किसी ने। अगर कंपनीज अपनी वर्कर्स की वेलफेयर के लिए कुछ पैसे अलग करके रखते हैं तो इसको वर्कर वेलफेयर ऑर्डिनेंस के तहत जमा करवाया जाएगा। A person shall be entitled to a deductible allowance for the amount of any worker welfare fund, वर्कर वेलफेयर के पैसे पेड बाय द पर्सन, यानी कंपनी, पेड बाय द पर्सन, हाथ खड़ा रखें, इनको नोट्स चाहिए। पेड बाय द पर्सन, जो कंपनी पे कर रही है, अंडर फला कानून और अंडर एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू वर्कर वेलफेयर फंड इनेक्टेड बाय सूबे। लेकिन अगर ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट सूबे को पैसे दे तो फिर डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके, साथ वाले की किताब में पेज नंबर 49 निकाल दें। साथ वाले के सर पे शफकत का हाथ रखें। अब उसके कंधे के ऊपर थपकी दें, कंधे के ऊपर थपकी दें, अपना कंधा पेश करें उसे। भाई ये क्यों नहीं, क्या इतने क्या, हाँ शफकत नहीं है आपके अंदर, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा नेक्स्ट, अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस। कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको खर्चे पोर्शन करने का मौका मिला हो तो बताइएगा। अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस, इसका मतलब है सारा खाने का बिल दोस्तों का आप ही देते हैं, कोई अपॉर्शनमेंट नहीं करते उसमें, सारा बिल आप ही देते हैं। करते हैं खर्चे को पोर्शन करते हैं या सारा खुद ही बर्दाश्त कर लेते हैं? पोर्शन करते हैं। तो पोर्शन में डिडक्शन का मतलब है खर्चे को तकसीम करना। खर्चे को क्या करना? तकसीम करना। इसकी एग्जांपल करें, मिस्टर रियाज चौधरी इज अ रेजिडेंट पर्सन। CH से मुराद चेयरमैन नहीं है, चौधरी। रियाज चौधरी एक रेजिडेंट पर्सन है और उसने आपको ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया। कहते हैं मेरी एक दुकान पाकिस्तान में है और शर्मा के बता रहे हैं मेरी एक दुकान कनाडा में भी है। पाकिस्तान की दुकान पे जो इसने सेल की है वो है 300,000 रुपीज़ और पाकिस्तान में जो मुलाजमीन को तनख्वाहें दी हैं वो है 10,000। वो जो कामरान रखा हुआ है नौकरी पे उसको जो तनख्वाह दी है वो है 10,000। कनाडा की दुकान पे जो इसने सेल की है वो है 700,000 और कनाडा के अंदर जो इसने सिम्सन रखा हुआ है, सिम्सन बोतलें बड़ा, सिम्सन ये कर, तो जो सिम्सन रखा हुआ है कनाडा की दुकान पे उसको उसने तनख्वाह दी है 7,000। इसके साथ ही इसने एडवर्टाइजमेंट चलाई है एक टीवी चैनल पे जो दोनों मुल्कों में देखा गया। आप बता दें इस एडवर्टाइजमेंट से पाकिस्तान की शॉप को फायदा हुआ होगा या कनाडा की शॉप को फायदा हुआ होगा? दोनों को फायदा हुआ होगा। तो आपके ख्याल से ये खर्चा किस सेल में से माइनस कर दें? पाकिस्तान की दुकान की सेल में से। सेल तो होता है ना उस दुकान ने जो कमाया, उस दुकान से जो रेवेन्यू आया,
और ये खर्चा किस दुकान में से माइनस कर दें, कनाडा वाली, और इस खर्चे को दोनों में तकसीम कर दें। बराबर बराबर भाई कह रहे हैं, बराबर बराबर का मतलब बनेगा यानी 5000 है तो 2500 इधर और 2500 इधर, बराबर बराबर तकसीम नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से जिसकी सेल ज्यादा है उसको ये खर्चा ज्यादा पोर्शन कर देंगे और जिसकी सेल कम है उसे ये खर्चा कम पोर्शन कर देंगे। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस, खर्चों को अपोर्शन करना। चलें जी, पहली हेडिंग हम देंगे सवाल सॉल्व करते हुए, इनकम फ्रॉम बिजनेस, पाकिस्तान सोर्स इनकम। इनकम फ्रॉम बिजनेस, पाकिस्तान सोर्स इनकम। रेवेन्यू 3 लाख रुपया। आपके ख्याल से सैलरी एक कॉमन खर्चा है जो दोनों में तकसीम होना चाहिए या स्पेसिफिकली पता चल रहा है कितना किस में माइनस होना चाहिए? लेस एडवर्टाइजमेंट। बाहर का रेवेन्यू 7 लाख। बाहर की सैलरीज 7,000। एडवर्टाइजमेंट। अब माय डियर, माय बबलू, माय भालू, ये मुझे बताएं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये दोनों जगह माइनस कर दूं, 5,000 और 5,000, वो तो टोटल 5,000 हुई है ना, 10,000 तो नहीं हुई। इसको सेल की बेस पे क्या करें, अपोर्शन करें। कैसे करेंगे अपोर्शन? 5,000 को बुलाएंगे, 5,000 इधर आओ, तुम्हारे टोटे टोटे किए जाने लगे हैं। बादशाह सलामत 5,000 हाजिर है, आप हुक्म लगाएं तो क्या किया जाए इसके साथ? 3 लाख डिवाइडेड बाय 5,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख प्लस 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख। इसे कहते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस। खर्चों को क्या करना, बताएं जी। 5,000 का कितना टूटा हुआ हिस्सा बच गया? अब अकल लगाएं तो 3500 नीचे ले जाएं। अगर अकल नहीं लगानी तो फिर लंबा काम कर लें। 5,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख किसकी सेल? पाकिस्तान की। 7 लाख किसकी सेल? कनाडा की, कनाडा की। और फिलहाल हम किसकी इनकम निकाल रहे हैं? कनाडा की। तो मल्टीप्लाइड बाय 7 लाख 3500। तो पाकिस्तान की इनकम कितनी आ गई? 288,500। और कनाडा की कितनी आ गई? 689। टोटल कितनी आ गई? 978,000। चलें जी, नोट कर लो। हाँ जी, ज़ाहिरी बात है वो हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे कि अगर बिजनेस पाकिस्तान में और बाहर के मुल्क में अलग अलग हो तो उसको फिर अलग अलग ही ट्रीट किया जाएगा।
हो गया नोट? जी 978,000 पे टैक्स लगाएंगे। जो बंदा रेजिडेंट हो उसकी पाकिस्तान की और बाहर की सारी इनकम टैक्सेबल है। जी क्वेश्चन 2 करेंगे, फिर क्वेश्चन 2 करेंगे अभी। हाँ जी मसला आ रहा है, लेकिन अभी तक तो कोई मसला नहीं हुआ ना। चलें ठीक है, कर लें। ठीक है, क्लियर? ओके। अच्छा जी, एक बात अब सुन लें कि पाकिस्तान का बिजनेस और बाहर के मुल्क का बिजनेस, ये डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम है। अभी तक हमने पढ़ा था सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, ये हेड्स हैं। लेकिन अब याद रखिएगा हेड्स 10 हैं। सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स पाकिस्तान के, और सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स बाहर के मुल्क के। तो ये टोटल 10 हेड्स ऑफ इनकम। और अगर एज्यूम ऑल डेटा इन सेम एज इन क्वेश्चन 1 एक्सेप्ट दैट मिस्टर रियाज चौधरी इज फिर इसकी इनकम कितनी होती? अगर ये नॉन रेजिडेंट बन गया तो फिर नॉन रेजिडेंट से हम ये नहीं पूछ सकते कि तुमने बाहर के मुल्क में क्या कमाया, तो फिर इसकी फॉरेन सोर्स इनकम कैलकुलेट। सो व्हाट विल बी हिज पाकिस्तान सोर्स इनकम देन 288, और यही इसकी टोटल इनकम भी होती। जी क्लियर? ओके। अगर एक बंदा एक से ज़्यादा हेड ऑफ इनकम में इनकम कमाए तो खर्चों को क्या करना पड़ सकता है? अपोर्शन। मिसाल के तौर पे पॉइंट ए, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हम बिजनेस कर रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमने जो पोर्शन है घर का वो किराए पे चढ़ाया हुआ है। अपना ऊपर वाला पोर्शन हमने किराए पे चढ़ाया हुआ है, तो जी अपने घर का। तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हम बिजनेस कर रहे हैं और ऊपर वाला पोर्शन हमने किस पे चढ़ाया हुआ है? किराए पे। अब अगर बिजली का बिल आया, बिजली का बिल आया तो वो बिजली का बिल सारा इधर से माइनस करेंगे कि दुकान में लाइटें जली, या जिस किराएदार को घर किराए पे दिया होगा वो भी बत्तियां बाल रहा होगा, वो भी लाइट्स जला रहा होगा ना? जला रहा होगा, चला रहा होगा? चला रहा होगा। तो ऐसी सूरत में बिजली के बिल को दोनों में क्या करना पड़ेगा? अपोर्शन करना पड़ेगा। सिमिलरली एक सफाई करने वाला हमने रखा हुआ है, उसने इधर का भी सफाया किया, इधर का भी सफाया किया, तो दोनों जगह इसने सफाई की। तो सफाई करने वाले को जो उसकी तनख्वाह दी जाएगी, तो क्या ये इसको तनख्वाह दे के दुकान की सफाई करा रहे हैं, या किराए पे दिए हुए घर की सफाई करा रहे हैं, या दोनों का सफाया करा रहे हैं?
तो ऐसी सूरत में सफाई वाले को जो पैसे दिए उसको भी दोनों हेड्स में क्या करना पड़ेगा, पोर्शन करना पड़ेगा। सिमिलरली एक हमने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, एक हमने क्या रखा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड। वो नजर इधर भी रखता है और कभी कभी नजर इधर भी रखता है, कभी दर बदर, कभी इनके दर कभी उनके दर। तो अब इसको जो तनख्वाह दी जाएगी इसको भी दोनों हेड्स में क्या करना पड़ेगा, तकसीम करना पड़ेगा कि कितनी तनख्वाह ऊपर नजर रखने के बदले दी और कितनी तनख्वाह नीचे नजर रखने के बदले दी। तो वेयर खर्चा और डिडक्शन, अलाउंसेस भी कहते हैं खर्चों को, वो मैं बताऊंगा कब कहते हैं, वो डिडक्टेबल अलाउंस नहीं, अलाउंसेस भी कुछ खर्चों को कहते हैं। वेयर ए खर्चा और डिडक्शन रिलेट्स टू कमाना ऑफ मोर देन, एक इस सेट ऑफ इनकम में हम इनकम कमा रहे हैं घर किराए पे देके, और एक हम दुकान चला रहे हैं। वेयर बिजली का बिल रिलेट्स टू कमाना ऑफ मोर देन द बिजली का बिल, बोले द बिजली का बिल शैल बी तोड़ो तोड़ो तोड़ो, कैसे तोड़ो, ऑन एनी मुनासिब बेसिस, मुनासिब बेसिस पे तकसीम करो, कंसिडरिंग द नेचर एंड साइज ऑफ। हो सकता है इधर बिजली 24 घंटे चलती रहती हो, दुकान 24 घंटे खुली हो, और जो घर किराए पे दिया हुआ है उधर हो सकता है बिजली 24 घंटे ना चलती हो सकता है इधर 3 एयर कंडीशनर लगे हों और इधर एक पेडेस्टल फैन लगा हो। तो इसकी नेचर और साइज के मुताबिक खर्चे को तोड़िएगा। अगर बिजली का बिल 15,000 पे आया तो हो सकता है आप 10,000 इधर माइनस करने की कोशिश करें और 5,000 इधर माइनस कर। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ एक्टिविटी। जब कभी बिजली का बिल इस्तेमाल हो रहा हो कमाने में एक से ज़्यादा हेड ऑफ इनकम में इनकम, तो ख़र्चे को तोड़ा जाएगा किसी भी मुनासिब बुनियादों पर देखते हुए उनकी नेचर और साइज़ ऑफ एक्टिविटी। चलें ये याद कर लें फिर आगे चलते हैं। पीली वाली लाइन याद कर लें। डन डन। अच्छा मैं डियर, ऐसा भी तो हो सकता है कि सिनेरियो नंबर सी, रादर इट इज बी, अगला सिनेरियो उसने बनाया हुआ है ए बी, बस ठीक है, उसने अपनी मर्जी की नंबरिंग की है। आप लोग पेपर में 1 2 3 भी लिख सकते हैं, उसमें क्या मसला है। और भी नीचे वाले पोर्शन के अंदर आपकी दुकान है और ऊपर वाले पोर्शन में आपका घर है। नीचे वाली पोर्शन में दुकान है, ऊपर वाले पोर्शन में आपका घर है। तो ऐसी सूरत में अगर आपको खर्चा अपोर्शन करना पड़ा तो भी आप अपोर्शन करेंगे। ऐसी सूरत में एक बात याद रखिएगा कि आप घर का बिजली का बिल
दुकान की सेल में से माइनस नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे दुकान की सेल है 9 लाख और टोटल बिजली का बिल आया मिसाल के तौर पे 20,000, तो आप कहेंगे शायद 3,000 तो घर के लिए है, 17,000 दुकान का माइनस करूं। तो क्या पूरा 20,000 माइनस करने की इजाजत होगी या 20,000 का टूटा हुआ हिस्सा माइनस करने की इजाजत होगी? 20,000 का टूटा हुआ हिस्सा माइनस करने की इजाजत होगी। गॉट इट? समझ आई? तो क्या अगर मैं घर भी इस्तेमाल कर रहा हूं और दुकान भी हो, अब मैं एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहा हूं या मैं किसी हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहा हूं और घर को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, घर को रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ऐसी सूरत में भी इस खर्चे को क्या करना पड़ेगा? पोर्शन। जब आप खर्चा करें रिलेट टू कमाना ऑफ इनकम अंडर आ हेड ऑफ इनकम, आप इनकम कमा रहे हो किसी हेड में और फॉर सम अदर पर्पस, और किसी और पर्पस के लिए कर रहे हो, द खर्चा शैल बी तोड़ो ऑन एनी मुनासिब बेसिस, देखते हुए नेचर एंड साइज ऑफ द एक्टिविटीज। फॉर सम अदर पर्पस से मुराद घर इस्तेमाल, घर के तौर पे इस्तेमाल, होम, होम, स्वीट एंड सोर होम। नोट कर लिया आपने ये दोनों डब्बे प्रोग्राम? चले माशाल्लाह। तीसरा डब्बा मैं आपके लिए बनाने लगा हूं। अच्छा जी, पॉइंट ए बी हम करेंगे अब। अच्छा, एक तो है हमारी नॉर्मल टैक्स रिजीम्स, जैसे कि बिजनेस, सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। इनको कहते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम, यानी नॉर्मल तरीके से टैक्स निकलना। इन पे नॉर्मल तरीके से टैक्स निकलता है। आप तशरीफ लाइए पेज 53 पर। नॉर्मल टैक्स रिजीम, नेट इनकम बेसिस इसको इसलिए कहा जाता है कि इस तक पहुंचते हुए खर्चे माइनस होते हैं। जैसे भी आपने देखा कि हमने सैलरीज भी माइनस की और हमने एडवर्टाइजमेंट भी माइनस की। तो जब प्रॉफिट तक पहुंचते हुए आप खर्चे माइनस करें तो इसको कहा जाता है नॉर्मल टैक्स रिजीम या नेट इनकम बेसिस। नॉर्मल रिजीम में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं ये आपको मेरे से बेहतर पता है। सैलरी, कैपिटल गेन, बिजनेस, प्रॉपर्टी और फिर टोटल इनकम आती है, ज़कात माइनस होती है तो
इन सारी इनकम्स को क्या कहा जाता है? नॉर्मल टैक्स। इनको जमा कर लें तो टोटल इनकम आती है, उसमें से माइनस कर लें ज़कात तो टेबल 1 एंड 2 यूज होते हैं टू कैलकुलेट द टैक्स। टेबल 1 एंड 2 यूज होते हैं टू कैलकुलेट द टैक्स। एक हमारी सेपरेट ब्लॉक भी है, वो किसी दिन आप तैयार होके आएंगे तो आपको इंशाल्लाह पढ़ाई जाएगी। आज आप ऐसे ही आ गए हैं फेस पिक करके, मुंह उठा, नहीं तैयार होके आए माशाल्लाह। एक है हमारी फाइनल टैक्स रिजीम, एक क्या है हमारी फाइनल टैक्स रिजीम, जिसका अजीब सा मुश्किल सा नाम भी है प्रीजम्प्टिव टैक्स। यहां ग्रॉस इनकम, यहां खर्चे माइनस नहीं हुआ करेंगे, यहां हम डायरेक्ट सेल के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया करेंगे। इसकी मिसालें डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम और बोनस शेयर्स तो मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा। इसकी एक मिसाल है एक्सपोर्ट सेल्स। क्या मिसाल है? एक्सपोर्ट सेल्स। एक्सपोर्ट सेल्स का मतलब है आप चीजें बनाकर या खरीद कर कहां बेच रहे हैं? बाहर के मुल्क। मिसाल के तौर पे आपने बहुत खूबसूरत किस्म की बॉल पॉइंट्स बनाई, अब आपने कहा मैं इसको जर्मनी में बेचूंगा, चाइना में बेचूंगा, यूरोप में बेचूंगा, और बैठे आप हुए हैं मियां वाली में, तो इट मींस कि यू आर डूइंग एक्सपोर्ट सेल। तो एक्सपोर्ट सेल भी एक फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम है, इसका रेट अलग है, इसलिए इसको अलग रिजीम, रिजीम होता है यानी कि बिल्कुल अलग इसकी कैटेगरी बना देना, रिजीम्स, कैटेगरीज। तो इसको लॉ ने अलग कैटेगरी बना दिया है। ये कैटेगरी इस कैटेगरी से इस वजह से डिफरेंट है कि इधर लगता है टेबल 1 और 2 और इधर लगते हैं डिफरेंट रेट्स। अब वो सेल पे 1% लगना है, 2% लगना है, क्या लगना है रेट, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बाहर के मुल्क में चीजें बेचना, उसमें सेल में से खर्चे माइनस करके टैक्स लगेगा या सेल पे टैक्स लगेगा? और सेल पे काफी कम रेट होगा, इतना ज्यादा रेट नहीं होगा कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। एक्सपोर्ट सेल को गवर्नमेंट इनकरेज करेगी। तो आज के नोट्स में लिखा होगा, हमने बॉक्स डिस्कस किया है एट द एंड ऑफ पेज 53, ये भी आज के नोट्स में लिखा होगा। पढ़ें जी, या पढ़े पढ़ाए हैं आप लोग? सीखे हुए हैं, सीखने वाले हैं? कब तक अपने आप को सीखने वाला समझेंगे? कवर तक भाई फरमा रहे, बिल्कुल सही फरमा रहे भाई, के कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग है माशाल्लाह। अच्छा जी, ए बी, आप कमा रहे हैं इनकम, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम से मुराद क्या है? नॉर्मल टैक्स रिजीम की चीजें, जैसे सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स और प्रॉपर्टी। और आप कमा रहे हैं इनकम फॉलोइंग अंडर, वैसे तो ये एक्सपोर्ट सेल भी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही है, लेकिन हम इनकम फ्रॉम बिजनेस से तोड़ के इसको अलग ले गए हैं, क्योंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस में तो लोकल सेल आएगी पाकिस्तान, ये एक्सपोर्ट सेल है। जी जी, मैं बताता हूं उसका जवाब। ओके,
अल्हम्दुलिल्लाह। ग्राउंड फ्लोर आपने चढ़ाया हुआ है किराए पे। इनकम प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट सेल, जिसे कहते हैं फाइनल टैक्स रेजिम। और इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल टैक्स रेजिम। अब आप एक्सपोर्ट सेल भी कर रहे हैं जो कि एक फाइनल टैक्स रेजिम है, और इनकम प्रॉपर्टी भी कमा रहे हैं जो कि एक नॉर्मल टैक्स रेजिम है। अब अगर आपका किराया आया, इनकम प्रॉपर्टी का चैप्टर इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे 1-2 दिन में। अगर आपको किराया आया घर से 3 लाख रुपए और आपका बिजली का बिल आया 15,000, तो आप 15,000 की बजाय शायद 10,000 इधर माइनस कर लें, लेकिन जो 5,000 बचेगा वो इधर माइनस नहीं करेंगे क्योंकि अपोर्शन करके अलग रख लेंगे। इधर इसको माइनस नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर खर्चे माइनस करने की इजाजत ही, लेकिन कहने का मतलब यह है कि यहां पूरा 15,000 बिजली का बिल माइनस नहीं करेंगे। तो बात करने का मकसद यह है कि जो भी बिजली का बिल आएगा इसका खर्चा इसके लिए अलग निकाल लेंगे, इसके लिए अलग निकाल लेंगे, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपोर्ट सेल में से खर्चे माइनस करने की इजाजत। लेकिन यह जरूर याद रखिएगा कि यह बोंगी नहीं मारनी के सारा बिजली का बिल कहां से माइनस कर दें? नॉर्मल रिजीम में से। अगर बिजली का बिल आया 15,000 तो 10,000 यहां से माइनस कर दें, बस ये मकसद है कहने का। इसको पोर्शन कर दें, बाकी का 5,000 कहीं से माइनस नहीं होगा, बस वो अलग करके बस फेंक दें उसको फिर कहीं। इसका नाम हमने रखा है, बोलें, डेरिवेशन ऑफ मोर देन। इसका नाम हमने रखा है डेरिवेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड इनकम फॉलिंग अंडर। डेरिवेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड इनकम फॉलिंग अंडर। इसका नाम हमने रखा है डेरिवेशन ऑफ इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम भी वही होता है, नॉर्मल टैक्स रेजिम टैक्सेबल इनकम, अंडर अ हेड ऑफ इनकम भी वही होता है, एंड फॉर सम अदर पर्पस। ओके, अब इसको 1-2 मिनट लगाएं, याद कर लें सारे को।
अच्छा, enjoyed और वेस्टेड टाइम, पता नहीं क्या एंजॉयमेंट है। ओके, तो बाहर के मुल्क चीजें बेचने को इनकम फ्रॉम बिजनेस और नॉर्मल टैक्स रिजीम यानी टैक्सेबल इनकम की कैटेगरी में इसलिए नहीं गिराया जाता कि एक्सपोर्ट सेल का रेट अलग है। अब वो सेल का 1% है, 2% है या 3% है, वो हमारे सिलेबस में नहीं। लेकिन अगर एक बंदा एक ही बिल्डिंग के अंदर घर भी किराए पे चढ़ाया हुआ है और चीजें ग्लव्स एक्सपोर्ट करने का कारोबार भी कर रहा है, तो खर्चे को दोनों के अंदर क्या किया जाएगा, तकसीम किया जाएगा। डेरिवेशन ऑफ मोर देन वन हेड ऑफ इनकम, डेरिवेशन ऑफ इनकम कंप्राइजिंग ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड इनकम फॉलिंग अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। एक ही वक्त में आप टैक्सेबल इनकम भी कमा रहे हैं, टैक्सेबल इनकम भी कमा रहे हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम, और साथ ही फाइनल टैक्स रिजीम इनकम भी कमा रहे हैं। और एक ही वक्त में आप किसी हेड ऑफ इनकम में इनकम भी कमा रहे हैं और किसी और पर्पस के लिए भी वो बिल्डिंग इस्तेमाल करें। इनकम नहीं कमा रहे, अब किसी और पर्पस के लिए वो बिल्डिंग इस्तेमाल करें, तो फिर खर्चों को क्या किया जाएगा, अपोर्शन किया जाएगा। अच्छा, वैसे इनकम्स ये भी हैं, लेकिन इन इनकम्स को टैक्सेबल इनकम नहीं कहा जाता। वैसे तो ये टैक्सेबल भी हैं, टैक्सेबल भी हैं, लेकिन टैक्सेबल इनकम का लफ्ज खास है सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स के साथ, इसलिए इनको इनकम्स तो कहा जाता है, लेकिन इनको टैक्सेबल इनकम्स नहीं कहा जाता। हालांकि ये टैक्सेबल तो हैं, लेकिन जो टैक्सेबल का लफ्ज है खास, वो हमने किन इनकम्स के लिए रखा हुआ है, नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम्स। जी, आप सवाल पूछ रहे हैं, कोई पूछ रहा था। पॉइंट बी में किस बेस पे पोर्शन करेंगे, देख लें ऊपर कितने एसी लगे हुए, नीचे कितने एसी लगे हुए, तो वेरी सिंपल, देख लें जो घर किराए पे दिया उस पर कितने एसी लगे हुए, इधर कितने एसी लगे हुए। क्या फेयर तरीका, फिर आप बता दो फेयर तरीका जो भी मुनासिब हो। उसने तो कह दिया नेचर और साइज देख के आप कुछ भी डिसाइड कर लें। वो कौन सा एग्जैक्ट फिगर कैलकुलेट होनी है, एग्जैक्ट तो मेरा नहीं ख्याल कोई दुनिया का इंसान अब कैलकुलेट कर सकता, क्या करें, अंदाजा ही लगा सकते हैं आप। एक तो तरीका है कि फेयर नहीं कैलकुलेशन हो रही तो करें ही ना, एक है जिस तरह समझ आ रही है उस तरह कर लें, उसने इजाजत दी है जिस तरह हो सकती है मैक्सिमम करो। बोलो जल्दी, वेरी सिंपल, जिस हद तक हो सकता है उसी हद तक करेंगे ना। अब खाना खाया, एक दोस्त ने ज्यादा बोटियां खा ली, दूसरे ने कहा बिल पोर्शन नहीं हो सकता, तो करें ही ना, एक ही सारा दे दें, और जिस हद तक हो सकता है करें। नेचर और साइज देख के बंदेगा किस एरिया का है और साइज क्या है उसका, आजकल उसकी बेस पे पोर्शन कर दें। ₹10,000 खाने का बिल आया, वेइंग मशीन बनाई, तुम खड़े हो 80 किलो, मैं खड़ा होता हूँ 90 किलो, फिर तुम खड़े हो 50 किलो, फिर जो भाई को लाए हुए खड़े करो 4 किलो, अब ज़रब 90, पहले तो मैं देखता हूँ मेरा कितना बिल बनता है, इस तरह कर लें। अच्छा जी, अच्छा भाई, एक है हमारा ऑर्डिनेंस, होगी बातें, चले बहुत अच्छा हो गया, और बातें कर लें जरा, फ्रेश अप हो जाएंगे, फ्रेश अप खाए बगैर। एक है हमारा ऑर्डिनेंस और एक होते हैं हमारे रूल्स। ऑर्डिनेंस जो है हमारा, उसका नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, और जो रूल्स हैं हमारे वो हैं इनकम टैक्स रूल्स 2002, ये 2002 में आए थे।
अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई चीज समझ ना आ रही हो तो उसको समझाने के लिए इनकम टैक्स रूल्स बनते हैं। जैसे हमने कहा था अगर एक बंदा पाकिस्तान के अंदर 183 डेज या उससे ज्यादा रुके तो वो रेजिडेंट समझा जाएगा, तो सवाल ये ज़हन में आया था आने और जाने का दिन काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो रूल्स के अंदर बता दिया गया था कि आने का दिन भी पूरा काउंट किया जाएगा और जाने का दिन भी पूरा काउंट किया जाएगा। 2x पे जो ऑलरेडी सुन रहे थे उनसे अल्लाह पूछे। अच्छा देखिए ना माय डियर, हमने मैं आपको क्या क्या बताऊं हमने क्या क्या कर लिया हुआ है। हमने 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 सेक्शन 82 किया हुआ है, सेक्शन 82। और फिर हमने एक दिन रूल 14 पढ़ा था इनकम टैक्स रूल्स का। तो सेक्शन 82 भी पढ़ा हुआ है और रूल 14 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स भी पढ़ा हुआ है। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है वो जरा जरा। इसी तरह जिंदगी में दूसरी दफा ऐसा हुआ है आपके साथ, मेरे साथ तो कई सालों से हो रहा है। जिंदगी में दूसरी दफा ऐसा हुआ है कि हमने सेक्शन पढ़ाए और उसके बाद अब क्या पढ़ने लगे हैं, रूल 13। तो ये रूल कहां पे लिखा होगा, इनकम टैक्स रूल्स 2002। अच्छा जी, पेज नंबर तो मेरे बालू अगला है। अगर आपको अभी तक पेज नंबर नहीं पता तो मैं क्या करूं, पेज नंबर अभी तो अगला निकाला था, कटा था। जब हम पेज कट रहे थे तब आप सोए हुए थे। अच्छा जी, एनी एक्सपेंडिचर that is incurred for a particular class, any expenditure that is incurred for a particular class or classes of income shall be allocated to that class। इसकी मिसाल है हमारी above एग्जाम्पल में सैलरी, सैलरीज पेड, जो एम्प्लॉइज को हमने तनख्वाह दी है बिजनेस इनकम कमाते हुए। क्या आपको पता चल रहा था कितनी सैलरियां किस किस एम्प्लॉय को दी? नहीं, हद हो गई। हाउ यू पीपल दीवाने मस्ताने, अगर आपको पता नहीं चला था कितनी कितनी तनख्वाह किस मुलाजिम को दी, हाउ डेयर यू टू स्पीक लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ दिस भरा मजमा। क्या आपको पता नहीं चल रहा था कि पाकिस्तान के लिए 10,000 तनख्वाहें दी? क्या आपको पता नहीं चल रहा था कनाडा के लिए 7,000 तनख्वाहें दी? क्या उस वक्त आप सो रहे थे? तो अभी किसने बोला था कि नहीं पता चल रहा था? पता चल रहा था। एनी एक्सपेंडिचर डेट इज इनकर्ड फॉर आ क्लास शेल बी एलोकेटेड टू दैट क्लास। ये क्लासेस ऑफ इनकम है या हेड्स ऑफ इनकम है। एनी एक्सपेंडिचर that is incurred for a class shall be allocated to that class, उसको उसी क्लास में से माइनस किया जाएगा। तो ये तो बात क्या हो गई, सैलरी की। एनी कॉमन एक्सपेंडिचर, एनी कॉमन डिडक्शन, एनी कॉमन एक्सपेंडिचर, सारे सारे मॉडल टाउन की, आप इसको क्या कहते हैं जब हाथ रखते हैं तो यान कहते हैं। सारे मॉडल टाउन की यान्स इस क्लास के ऊपर बरसती हैं सुबह सुबह की क्लास में। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इस खर्चे को क्या मैं कह सकता हूं कॉमन एक्सपेंडिचर? क्योंकि पता नहीं चल रहा 5,000 कितना इसके लिए किया और कितना इसके लिए किया, इसलिए क्या मैं इस 5,000 को कह सकता हूं कॉमन एक्सपेंडिचर? Any common expenditure, any common deduction
which relates to business, including presumptive final income, including exempt income. exempt income की मिसाल आपको दी हुई है मैंने, एग्रीकल्चर इनकम। मिसाल के तौर पे आप नीचे वाले फ्लोर पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर इनकम फ्रॉम बिजनेस है, और छत के ऊपर आपने जो है वो फसलें उगाई हुई हैं, मट्टी डाल के घास डाल के आपने फसलें उगाई हुई हैं, वहां से आप फल बूटे उगा रहे हैं और उगा के बेच रहे हैं, तो यू आर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम। अब आप इधर के लिए भी खर्चा कर रहे हैं, इधर के लिए भी खर्चा कर रहे हैं, और इधर के लिए भी खर्चा कर रहे हैं, तो एक वक्त में इस तरह भी इनकम्स कमा सकते हैं आप। लुट मचाने को है तो जैसे मर्जी लुट मचाएं, लुट तो है ही मचाने के लिए। एनी कॉमन एक्सपेंडिचर विच रिलेट्स टू बिजनेस इंक्लूडिंग final and exempt income shall be allocated to each class of income according to the following formula. amount of खर्चा कितना था? 5000। ग्रॉस रिसीट फॉर ऑल क्लास ऑफ इनकम कितनी थी? 7 लाख जमा 3 लाख। लेकिन पाकिस्तान का मिसाल के तौर पे कितना था? 3 लाख। अमाउंट ऑफ खर्चा डिवाइडेड बाय ग्रॉस रिसीट फॉर ऑल क्लास ऑफ इनकम मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस रिसीट फॉर अमाउंट ऑफ खर्चा डिवाइडेड बाय ग्रॉस रिसीट फॉर ऑल क्लास ऑफ इनकम मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस रिसीट फॉर a class of income. Amount of खर्चा divided by gross receipt for all class of income and multiplied by gross receipt for a class of income. लेकिन मेरे भाई इसमें याद रखिएगा ग्रॉस रिसीट, ग्रॉस रिसीट सेल को इसलिए कहते हैं कि सेल तक पहुंचते हुए खर्चे माइनस नहीं हुए होते, इसलिए सेल को कहते हैं ग्रॉस रिसीट। ओके बबलू भालू टिंकू, डन। चले आगे। ग्रॉस रिसीट्स आर द रिसीट्स मींस जो पैसे आए विदाउट डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। इससे मुराद होती है बिजनेस की सेल। ग्रॉस रिसीट से मुराद होती है बिजनेस की सेल। भाई बात हाथ से निकलने नहीं देनी, साथ साथ याद करना है। कितने लोग माशाल्लाह अभी तक कायम हैं, 7 दिन हो गए साथ साथ याद कर रहे हैं जी। कितने लोग इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे आइंदा गफलत ना हो। ये हालात आ चुके हैं, अभी से आ चुके हैं। जरा अंदाजा लगा लें, साथ वाले को मुस्कुरा के देखने से हाइब्रिड में कोई फायदा नहीं होगा, अपनी फिक्र करनी पड़ेगी अब, क्योंकि वक्त हाथ से निकल चुका है। अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। देयर नो नीड टू क्राई ओवर गिरा हुआ दूध। कॉमन एक्सपेंडिचर क्या होता है? कॉमन एक्सपेंडिचर, कॉमन डिडक्शन, कॉमन अलाउंसेस मीन एनी एक्सपेंडिचर that is not clearly allocable to any particular class of income. Common expenditure is an expenditure that is not clearly allocable to a particular class of income. 5,000
not clearly allocable. It is allocable, but not clearly allocable. Though it is allocable, but it is not clearly allocable. Not clearly एलोवेरा नहीं, एलो जी भाई, साथ वाला कौन सा ऑयल लगा के आया हुआ है? सरों का ऑयल लगा के आया हुआ है या कौन सा ऑयल लगा के आया हुआ है? जरा देखें। मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल लगा के आया हुआ है। साथ वाला मिट्टी का तेल लगा के आया हुआ है। पराठा खाए, ठे खाए, सादा रोटी, ठा ठे चावल, ठा ठे ठा ठे ठी प्रोटीन, टी ठी नहीं पे ठी ठी, ठा ठे ठा 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 ठे ठे। ओके, नेक्स्ट छा। ओके, चलिए छोड़ें यार, सीखे करें आप लोग। देखें, अच्छा जी, ये हाइब्रिड में चौथी रो में बहुत बातें शुरू हो गई हैं। वेयर अ पर्सन इज अर्निंग नेट कमीशन और ब्रोकरेज, देन हिज ग्रॉस प्रॉफिट विल बी टेकन एज टर्नओवर। ये बात अभी मैं आपको पढ़ाता हूं। अच्छा, एक सवाल है कि एक लफ्ज था हेड ऑफ इनकम और एक लफ्ज इधर नया आ गया है क्लास ऑफ इनकम। एक लफ्ज था हेड ऑफ इनकम और एक लफ्ज इधर नया आ गया है क्लास ऑफ इनकम। क्लास ऑफ इनकम में पाकिस्तान इनकम्स भी आती हैं और फॉरेन सोर्स इनकम्स भी आती हैं। सैलरी, बिजनेस। अच्छा, बिजनेस जो है ना, दो तरह के हैं। असल में क्लास ऑफ इनकम्स एक ब्रॉड लफ्ज है। क्लास ऑफ इनकम में ना छह नहीं, क्लास ऑफ इनकम में 6 आ जाते हैं हेड्स ऑफ इनकम। 6 आ जाते हैं। हमने तो 5 हेड ऑफ इनकम पढ़े थे, ये पता नहीं आज क्या पढ़ा रहे हैं कि 6 हेड ऑफ इनकम है। अच्छा जी, तो सैलरी, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स और बिजनेस दो किस्म के हैं, स्पेक्यूलेशन और नॉन स्पेक्यूलेशन। ये बड़ी ईद से इंशाल्लाह थोड़ा सा पहले पहले, बकरे ज़िबा होने से थोड़ा सा पहले पहले हम पढ़ेंगे कि स्पेक्यूलेशन बिजनेस क्या होता है और नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस क्या होता है। लेकिन फिलहाल याद कर लें, बिजनेस कितने किस्म के हैं? दो, स्पेक्यूलेशन और नॉन स्पेक्यूलेशन, क्यूलेशन। क्लास ऑफ इनकम ब्रॉड लफ्ज है। क्लास ऑफ इनकम में हेड्स ऑफ इनकम भी और कुछ और इनकम्स भी आएंगी। ओके, सैलरी बिजनेस कौन सा वाला, और बिजनेस कौन सा वाला? स्पेकुलेशन। और प्रॉपर्टी। इसके अलावा इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वो भी आएगी। इसके अलावा और बोलें, इनकम चार्जेबल एज सेपरेट ब्लॉक, फिर कभी देखेंगे कौन से होते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ा सा दिखा के छुपा दिया था। सेपरेट ब्लॉक, सिक्योरिटीज, डिस्पोजल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। अभी इसको छोड़ें। अभी करते हैं सेपरेट ब्लॉक को। ऐसे मुंह रख के थोड़ा सा ऐसे करें।
करें, यहां रख के थोड़ा सा हाँ। लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में ऐसा नहीं करना। कोई बंदा कोई बात कर रहा हो हाँ, एटिकेट्स के खिलाफ है। इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इनकम चार्जेबल एज अ एंड इनकम फॉलिंग अंडर एग्जेम्प्ट इनकम की क्या मिसाल थी? तो छोटा लफ्ज है हेड्स ऑफ इनकम और बड़ा लफ्ज है क्लास ऑफ इनकम। अच्छा, हेड्स ऑफ इनकम को जमा कर लें तो इन्हें क्या कहा जाता है? नॉर्मल टैक्स रीजिंग। हेड्स ऑफ इनकम को क्या कहा जाता है? नॉर्मल टैक्स रीजिंग। while allocating the खर्चे, while allocating the खर्चे, ये देखें ना, हमने इस खर्चे को एलोकेट करके सिर्फ 1500 इधर माइनस किया और फिर इधर एलोकेट करके इधर 3500 माइनस किया। while allocating the खर्चे, the nature and source of each class must be considered। हर सोर्स की नेचर और क्लास को सामने, हर क्लास की नेचर और सोर्स को सामने रखा जाएगा। असल में देखें, कई दफा ऐसे होता है ग्राउंड फ्लोर पे आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके बिजली का बिल इतना लग ही नहीं रहा और ऊपर बिजली जल रही है, हर वक्त जाओ आपको ऐसा लगता है जैसे जो है वो किसी रोशनी घर के अंदर आ गए हैं, बिजली घर में पहुंच गए। तो फिर नेचर और साइज को सामने रखते हुए खर्चों को पोर्शन करना है। ये बात तो ऊपर भी हुई थी, उधर क्यों देख रहे हैं? ये बात तो ऊपर भी हुई थी, ये वाली नेचर एंड साइज। छुट्टियों का तो पता चल गया ना आपको किन दिनों में हो रही हैं? नहीं, आप तो वो अट्ठाईस को इंशाल्लाह आप क्लास लेके अपनी आखिरी वाली जुमा पढ़ के यहां से रवाना होंगे इंशाल्लाह अपने घर के लिए। तो अभी से गाड़ी ले लें। कौन सा इलाका है? शर्मा क्यों रहे हो? बता दो, मैंने आ जाना है। ओह ये मर्दान, ओ जाने दे मर्दान, ओ जाने दे। मर्दान वाले वैसे ही कहीं जा रहे होते हैं, उन्होंने नेट पे लगाया होता है हमारे साथ गाड़ी पे जाना है तो बैठ जाओ। ओ जाने दे यार मर्दान, ये मर्दान। अच्छा चुप कर, पेशावर चला जी वहां से, हद होगी यार। मर्दान ये इस्लामाबाद चला जी, वहां से मर्दान चला जी, कहाँ की बातें कर रहे हैं? मर्दान सुबह रात को ईद वाले दिन निकले तो सुबह पहुंचे होते हैं मर्दान। मैंने कहा शायद जो है पता नहीं आया हुआ है गिलगित से, गाड़ी नहीं मिल रही। अच्छा जी, तो 28 तारीख को जुमे के बाद की आपने जो है वो बुकिंग करानी है, लेकिन सवारी वाले से पहले बात कर लेनी है कि रास्ते में असर मगरिब के लिए आप रोकेंगे, ठीक है? ये सवारी वाले से पहले बात करके रखनी है, वरना फिर मगरिब पढ़ के निकलिएगा। अच्छा, अब 28 तारीख को इंशाल्लाह आप जो है वो अपने घर रवाना हो जाएंगे जुमा पढ़ने के बाद, और 28 को इंशाल्लाह आप घर पहुंच जाएंगे, और फिर 28वां रोजा आप घर में रखेंगे। 29वां रोजा फिर आप घर में रखेंगे। इस दिन शायद ईद होगी, फिर ईद का पहला दिन आप लोगों से जाके गले मिलेंगे, फिर ये ईद का दूसरा दिन होगा। इस दिन भी कोशिश कीजिएगा, लेकिन कम हो जाएंगे लोग गले मिलने वाले। तीसरे दिन भी कोशिश कीजिएगा, मगरिब तक शायद लोग आपको लिफ्ट करा दें। चौथा दिन आपके सफर के लिए रखा है, चौथा दिन हमने आपके सफर के लिए रखा है। तो 3 को आप सफर करके दोबारा लाहौर तशरीफ ले आइएगा, 4 को इंशाल्लाह अपने फ्रेश माइंड के साथ आप मिलिएगा। तो बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो गई हैं अनलकीली, तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ लेके जाएंगे इतनी छुट्टियों को? क्या करेंगे यार? तो सब माइंड वॉश निकल जाना है आपको, तो सारा पढ़ा पढ़ाया। अच्छा, रिवाइज करते रहेंगे।
पता नहीं, ये तो आपके अपने ऊपर है। बहरहाल छुट्टियां हाइट ऑफ एनीथिंग, मतलब जर्मनी होके आ जाए वापस। अच्छा, अब माय डियर वापस आ जाएं जिथे दी। While allocating the expenses, the nature and source of each class must be considered. ये जो basis of allocation है ना, इसको आपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और अगर वो ज्यादा पैसे मांग रहा हो तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेना है इनका बेसिस का। यानी वो सर्टिफिकेट बना के देंगे कि हमने ये कैलकुलेशन चेक कर लिया। इस कैलकुलेशन का ना असल में खर्चा पोर्शन हुए ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो ये खर्चा पोर्शन करने की बेसिस ऑफ एलोकेशन है। अगर हमें मुनासिब लगे तो हम एयर कंडीशनर भी लिख सकते हैं कि नीचे 4 लगे हुए ऊपर 1 लगा हुआ है, इस बेस पे भी कर सकते हैं, और भी कोई भी मुनासिब बेस हो। लेकिन आमतौर पे तरीका यही चलता है कि दोनों की सेल देख के उसकी बेस पे खर्चे पोर्शन करते हैं। तो इस सवाल में हमने बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या ली थी? सेल। The basis for allocation of expenditures, deduction and allowances should be certified by a CA. हमारे सवाल में बेसिस फॉर एलोकेशन क्या थी? रेवेन्यू, सेल। दिस सर्टिफिकेट शैल बी एक्सेप्टेड बाय कमिश्नर, और कमिश्नर इस सर्टिफिकेट को गले लगाएगा अनलेस देयर इज अ सिग्निफिकेंट वेरिएशन। थोड़ा सा अटेंटिव हो जाए, दीवारों से टेक नहीं लगानी। This certificate shall be accepted by commissioner unless there is a significant variation 10% plus minus beyond the limits from allocation. मिसाल के तौर पे you allocated, आपने एलोकेट किया 3500। अभी देखे ना 1500 और 3500 एलोकेट करके अलग अलग किया था ना, 5000 में से 3500 अलग कर दिया था 1500। यू एलोकेटेड ये। कमिश्नर सेड नहीं, मेरे ख्याल से तो एलोकेशन बन रही है 3600, या यू एलोकेटेड 3500, कमिश्नर कहते नहीं एलोकेशन बन रही है 4000, यू एलोकेटेड 3500, कमिश्नर ने कैलकुलेशन चेक की, कहते नहीं मेरी नजर में तो कैलकुलेशन बन रही है 2400। अब ये छोटी मोटी गलती है, ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये गलती, ये एलोकेशन एक्सेप्टेबल है? यस, नो, नो। द रीजन इज कि 3500 का लें 10% तो वो बनता है कैलकुलेटर के बगैर 350, और इन दोनों के दरमियान सिर्फ 100 का फर्क है, 350 का फर्क नहीं है। इसलिए ये गलती छोटी मोटी है, चलेगी, खैर है, आपकी एलोकेशन भी चल जाएगी, इस पे कोई पनिशमेंट नहीं है। लेकिन 3500 का लें 10% तो जवाब बनता है 350। 350 और इसको देखें तो इसमें 500 का फर्क है। वो कह रहा था 350 तक की गलती एक्सेप्टेबल है, आपने 500 की गलती कर दी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। 3500 का 10% ले तो बनता है 350, लेकिन इधर फर्क आ रहा है 1100 का, तो इतना बड़ा फर्क एक्सेप्टेबल। 10% प्लस तक की गलती भी हो सकती है, 10% माइनस तक की गलती भी हो सकती है, इससे ज्यादा की गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। नोट कर लें। कमिश्नर ने गलती कर दी हो तो आप उसको बता दो। हाँ जी, हाँ जी,
डन, डना, डन। चलें, सामने वाले के सर पे या शफकत का हाथ रखें, इसी तरह दोस्ती बनती है, नए नए दोस्त बनाएं। सामने वाले, भाई हाइब्रिड वाले मानते क्यों नहीं है कि अब फिजिकल वाले में रखो सामने वाले के सर पे हाथ, कोई नहीं, थोड़ा सा ऑयल लग जाएगा, क्या मसला है। ओके, the basis for allocation of expenditures, deductions, and allowances should be satisfied by a chartered accountant or a cost and management accountant. This certificate shall be accepted by commissioner. Commissioner इस certificate को गले लगाएगा. This certificate shall be accepted by कॉमी. कॉमी बचपन में ऐसा क्रिकेट खेलता था, आप कॉमी बन गए. This certificate shall be accepted by कॉमी unless there is a वड्डा फर्क. सिग्निफिकेंट वेरिएशन को क्या कहते हैं हमारे पंजाब के इलाके में? वड्डा फर्क, बहुत ज्यादा वेरिएशन हो फ्रॉम द एलोकेशन. और वड्डे का क्या मतलब है जी? बड़ा तो है ही, प्लस माइनस 10% बियॉन्ड द लिमिट्स, जिसको आप कहते नहीं कि तुम अब लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो. अच्छा, खुदा के लिए दूसरों को रियलाइज कराने के लिए स्टेटस ना लगाया करें, क्योंकि आजकल लोगों को पता भी चल जाता है किसके लिए लगा रहे हैं आप. नहीं क्या किस तरफ लोग चल पड़े हैं. अजीब अजीब जिंदगी में जवानी में इतना कुछ दिखा दिया. ओके, जो पढ़ नहीं रहा साथ वालों से कहें बेटा आप चाहते क्या हो. जी भाई किस टाइम पहुंचे थे कल घर? भाई 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 किस टाइम घर पहुंचे थे? 11:15 बजे पहुंच गए थे. फिर 11:15 से लेके 1:15 बजे तक क्या किया? दादा यार क्या हो जाना है? आप बता दो किस टाइम पहुंचे थे? 11:30 बजे. तो 1:15 तक क्या किया? जोहर की अजान तक मुँह दिया धोया आराम किया. ठीक है, तो 1.5 घंटा आराम का हो गया. आगे चलें. फिर जोहर की नमाज पढ़ के आए वापस मस्जिद से. फिर उसके बाद क्या किया? लेक्चर लिया CMA का 1:45 से लेके 2:30 तक. पौने घंटे का? अच्छा ठीक है. आगे फिर 2:30 से लेके 4:45 तक असर की अजान तक क्या किया? सो गया था. अच्छा, फिर असर पढ़ के आगे 5:15 पे. फिर 6:13 तक क्या किया? मोबाइल इस्तेमाल किया. ठीक है. फिर मगरिब पढ़ के आप आ गए 6:45 तक. फिर उसके बाद जो है 6:45 से ईशा की अजान तक क्या किया? FA1 पढ़ा. चलो थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा है. 8 बजे तरावी पढ़ने गए, 9:30 पौने 10 सलाम फेरा जाता है 3 वितर के बाद. तो 9:45 से लेके फिर आगे कितने बजे तक? 12 बजे तक क्या किया?
मोबाइल यूज किया। सोए कितने बजे? 3 बजे। अच्छा, भाई ने हाँ कर दिया, 3 बजे। अच्छा, 4 बजे उठ गए जी। फिर उसके बाद सहरी की, नमाज पढ़ने के मस्जिद में 5 बजे, 5:15 बजे, फिर वापस है 5:30 बजे से लेके अभी तक क्या किया? 5:30 से 6 बजे तक टेक्स पढ़ा, फिर तैयार होके आ गए। 1 घंटा, 2-3 घंटे, 4-5 घंटे सोते हो बस? 6 घंटे, ठीक है। थोड़ा सा आधा घंटा इधर सो लेते हो, आधा घंटा इसमें सो लेते हो। अच्छा भाई, 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे, 24 घंटे में से 6 घंटे तो आराम के लिए निकल गए, 2 से 3 घंटे खाने पीने, सोने, नहाने, धोने, कपड़े धोने में निकल गए। पीछे कितने रह गए? 15 में से 6 घंटे कॉलेज में निकल गए, ठीक है। आधे घंटा आने जाने में निकल गया, पीछे कितने रह गए? 8:30। आधा घंटा फुटबॉल खेलने में निकल गया, पीछे कितने रह गए? 8 घंटे। कोई फिजिकल एक्टिविटी किया करें ना, 8 घंटे। अब 8 घंटे में अगर आपने 4 सब्जेक्ट भी उठाए हुए हैं तो सबके लिए 2-2 घंटे हैं, और अगर आपने 3 सब्जेक्ट उठाए हुए हैं तो फिर आपके पास माशाल्लाह 2.5 घंटे हैं। फिर तो लुट है। तो 2.5 घंटे अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं दे रहे तो पता नहीं आप कौन सा तीर मार रहे हैं। 2.5 घंटे आपको हर सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे। इसमें 2 घंटा जो है वो आप दिया करेंगे जो आज पढ़ा उस पर, और आधा घंटा पिछला रिवाइज किया करेंगे। फिर आप देखिएगा कामयाबी कैसे आपके फुट चूमती है। अच्छा, एक बंदा एजेंट है। एजेंट का ये काम होता है कि हाइब्रिड में 3rd रो में क्यों बातें होती हैं ये फीमेल्स वाली क्लास में? थोड़ा सा दूर होके बैठें, बहुत दूर हो गए, थोड़ा सा दूर होके बैठे ना, फिर बातें खत्म हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा दूर हो गए। सेल, एक होता है एजेंट, एक होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एजेंट को कहता है कि तुम मेरे बिहाफ पर चीजें बेचोगे, तुम मेरे बिहाफ पर चीजें बेचोगे। मिसाल के तौर पे सर आसिफ ने किसी बंदे को कहा कि यार आप मेरे बिहाफ पर एसी खरीद के बेचो। अब जो एसी बेच के पैसे आएंगे वो सर आसिफ के हैं, कोई 1-2% कमीशन मिल जाएगा एजेंट को। तो एजेंट ने सेल करके दिया 50 मिलियन की प्रिंसिपल को, लेकिन इसमें एजेंट का कमीशन सिर्फ 2% है। 2% कमीशन बोलें कितना बना? 1 मिलियन। 2% कमीशन कितना बना? 1 मिलियन। अब मुझे यह बता दें कि इस 1 मिलियन को नेट कमीशन भी कहा जाता है। यानी समझ लें 50 में से 49 माइनस करें तो 1 मेरे लिए बचा। 49 में किसको दे दूंगा? प्रिंसिपल को। एजेंट ने कलेक्ट कितना किया? 50। 49 पेड या पेएबल टू, वो बोले ना, पेएबल टू प्रिंसिपल, और 1 इसकी अपनी इनकम है। ये जो 1 है इसको नेट भी कहा जाता है, यानी 50 माइनस 49
नेट इसलिए 50 माइनस 49, इसको नेट कमीशन भी कहा जाता है। लेकिन एक एंगल से ये इसका ग्रॉस रिसीट भी है, एक एंगल से ये इसकी ग्रॉस रिसीट भी है, क्योंकि इसको तो 1 नहीं मिला ना, ये 50 तो एंजॉय नहीं कर सकता था, इसमें 49 अमानत था जो इसने किसको वापस कर दिया, प्रिंसिपल को। और अगर इसके खर्चे खुर्चे कोई नहीं है तो जो ग्रॉस रिसीट है वही इसका ग्रॉस प्रॉफिट है, जो ग्रॉस रिसीट है आमतौर पे वही इसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो इस इट विल बी, क्योंकि आमतौर पे खर्चे खुद प्रिंसिपल उठाता है, तो इसलिए आम लोगों का ग्रॉस रिसीट और ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नहीं होता, क्योंकि आम लोगों को सेल करके पैसे आते हैं, उसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल करनी पड़ती है, लेकिन एजेंट वगैरह के कोई आने जाने के खर्चे प्रिंसिपल उठा लेता है, तो एजेंट जो कमा रहा होता है 1 मिलियन वही घर लेके जा रहा होता है। तो इसलिए एजेंट की ये ग्रॉस रिसीट भी है, ग्रॉस प्रॉफिट भी है, लेकिन एक एंगल से इसको नेट भी बोल सकते हैं। हालांकि नेट और ग्रॉस दोनों आपस में ऑपोजिट लफ्ज हैं। नेट का मतलब है कोई चीज माइनस हुई हुई और ग्रॉस का मतलब है कोई चीज माइनस नहीं हुई हुई, लेकिन ग्रॉस इस एंगल से लफ्ज बोला जा रहा है कि इसको तो 1 नहीं मिल रहा है ना, और नेट इस एंगल से लफ्ज बोला जा रहा है कि 50 में से 49 माइनस करके इसके लिए कितना बचा, 1। तो लफ्ज दोनों डिफरेंट है लेकिन बोले जा सकते हैं, कोई मसला नहीं, नोट कर लें। फिर इसको क्यों नोट करवा रहा हूं वो मैं बताऊंगा। एक हमारी लाइन असल में रहती है आज, आपको पता है, एक हमारी लाइन रहती है, कौन सी वाली, वेयर अ पर्सन इज अर्निंग नेट कमीशन। इस वाली लाइन के लिए एक्सप्लेनेशन नोट कर लें, इसको मैं पढ़ाऊंगा कल। डन। इसके लिए क्या है कमीशन इनकम, 1 है, मैं बता देता हूं, आप लोग ना बताएं, ना बोला करें अब अपने साथ। इसके लिए कमीशन इनकम कितनी है, 1। प्रिंसिपल ने तो 50 कमाया, आगे प्रिंसिपल 50 रिकॉर्ड करेगा, कैसे करेगा वो अलग डिस्कशन है, वो फिर कभी हमारे स्कोप में नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल की डिस्कशन। हम तो सिर्फ एजेंट की बात करें, तो एजेंट ने कितना कमाया इस डील में, 1 मिलियन। डन, कैलकुलेटर देना। ठीक है, बस कर दो।